विक्रम शर्मा ने स्केल रूलर्स हैंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने हवा में ही उन भालों को चकनाचूर कर दिया। विक्रम का शरीर बदलने लगा। उनके बाल सफेद हो गए और उनकी त्वचा से भाप निकलने लगी। यह उनकी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन थी। विक्रम ने फ्रॉस्ट मोनार्क को एक जोरदार मुक्का मारा। मोनार्क पीछे उड़ गया। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत मत करना, विक्रम दहाड़े। लड़ाई अब भयानक हो चुकी थी। विक्रम शर्मा अकेले दो मोनार्क्स से लड़ रहे थे, लेकिन यह बराबरी की लड़ाई नहीं थी। बीस्ट मोनार्क अपनी रफ्तार से विक्रम को काट रहा था और फ्रॉस्ट मोनार्क उन्हें जमा रहा था। विक्रम का शरीर घावों से भर चुका था। खून बर्फ पर गिरते ही जम रहा था। सिद्धू खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पापा, रुकिए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी एक आंख सूजी हुई थी। मैं एक बुरा पिता था, सिद्धू। मैं 10 साल नहीं था। आज आज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। सिद्धू की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। सिद्धू ने अपनी सारी मना एक वार में डाल दी। दक्ष, भैरव, मेरी बात सुनो। बाहर आओ। सिद्धू की इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि बर्फ का जादू टूट गया। परछाइयों से दक्ष, इग्रिस और भैरव बरूक बाहर निकल आए। भैरव ने एक भयानक चीख मारी और बीस्ट मोनार्क पर कूद पड़ा। दक्ष ने फ्रॉस्ट मोनार्क का रास्ता रोका। भैरव ने बीस्ट मोनार्क के चेहरे पर वार किया, लेकिन बीस्ट मोनार्क ने भैरव का हाथ पकड़ लिया। एक कीड़ा मुझे चुनौती देगा। बीस्ट मोनार्क ने भैरव को जमीन पर पटककर उसका सिर कुचल दिया। भैरव अमर है, लेकिन वह बुरी तरह घायल होकर वापस परछाई बन गया। उधर फ्रॉस्ट मोनार्क ने दक्ष को बर्फ की एक विशाल शिला में कैद कर दिया। सिद्धू की सबसे मजबूत सेना सेकंड्स में हार गई। सिद्धू अब बिल्कुल अकेला था। फ्रॉस्ट मोनार्क ने अपनी चाल चली। उसने विक्रम शर्मा के पैरों को जमीन से जमा दिया। अब देख तेरा बेटा कैसे मरता है। बीस्ट मोनार्क ने अपने पंजे बाहर निकाले। वे 1 फुट लंबे खंजर जैसे थे। वह सिद्धू की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। सिद्धू के पास न माना थी, न सेना, न हथियार। वह बस अपनी फटी हुई मुट्ठियां भींचकर खड़ा था। बीस्ट मोनार्क सिद्धू के सामने खड़ा था। तुम्हारे अंदर उसकी शैडो मोनार्क खुशबू है, लेकिन तुम वो नहीं हो। सिद्धू ने बीस्ट मोनार्क की आंखों में थूक दिया। नर्क में जा। बीस्ट मोनार्क को गुस्सा आ गया। उसने अपने पंजे सिद्धू के सीने के आर पार कर दिए। स्क्वेल्च। 5 पंजे सिद्धू की पीठ से बाहर निकल आए। सिद्धू। विक्रम शर्मा ने अपनी जमी हुई टांगों को तोड़कर खुद को आजाद किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बीस्ट मोनार्क ने सिद्धू को अपने पंजों से झटक दिया। सिद्धू का शरीर, जिसमें अब दिल धड़कना लगभग बंद हो गया था, ठंडी जमीन पर गिरा। खून का एक बड़ा तालाब बन गया। विक्रम पागलों की तरह बीस्ट मोनार्क पर टूट पड़े, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद नहीं, सिर्फ अंधेरा था। सिद्धू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। क्या मैं मर गया? तभी एक काली स्क्रीन उसके सामने आई। यह नीली नहीं थी। शर्त पूरी हुई खिलाड़ी की मृत्यु। निष्क्रिय कौशल अज्ञात अननोन सक्रिय हो रहा है। काला दिल ब्लैक हार्ट धड़कना शुरू करता है। सिद्धू ने आंखें खोलीं। वह युद्ध के मैदान में नहीं था। वह अस्पताल में नहीं था। वह एक अनंत गहरे काले स्थान वॉइड में था। यहां कोई जमीन नहीं थी, कोई आसमान नहीं था। सिर्फ शांति थी।
मैं कहाँ हूँ? सामने से कदमों की आहट आई। ठक ठक ठक। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। उसने भी वही कवच पहन रखा था जो सिद्धू पहनता था, लेकिन वह सिद्धू से बड़ा था। उसके चेहरे पर एक राजसी गंभीरता थी। यह ऐशबोर्न था, असली शैडो मोनार्क। स्वागत है बच्चे, ऐशबोर्न ने कहा। हमने लंबा इंतजार किया। अध्याय 106 कहानी की शुरुआत। ऐशबोर्न ने अपना हाथ लहराया। अंधेरे में चित्र बनने लगे। शुरुआत में सिर्फ रोशनी, रूलर्स और अंधेरा, मोनार्क्स था। हम लड़े, सदियों तक लड़े। मैं रोशनी का वफादार था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। तब मुझे अंधेरे की शक्ति मिली। मैं न रोशनी का रहा, न अंधेरे का। मैं मृत्यु का राजा बन गया। सिद्धू ने पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो सबसे कमजोर हंटर था। ऐशबोर्न मुस्कुराया। क्योंकि तुम मृत्यु के करीब थे, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मुझे एक ऐसा पात्र, वेसल, चाहिए था जो मौत को समझता हो पर उससे डरता न हो। ऐशबोर्न सिद्धू के करीब आया। मैंने तुम्हें अपनी ताकत उधार दी थी, सिस्टम के जरिए। लेकिन अब। उसने सिद्धू के सीने पर हाथ रखा। मैं तुम्हें उधार नहीं, अपना सब कुछ दे रहा हूं। ऐशबोर्न ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम यहीं रहो, इस सपनों की दुनिया में। यहां तुम्हारी माँ ठीक हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं, कोई युद्ध नहीं है। अनंत शांति। दूसरा, तुम वापस जाओ, दर्द में, युद्ध में। लेकिन तुम एक भगवान बनकर लौटोगे। सिद्धू ने अपनी माँ, अपनी बहन और अपने पिता का चेहरा याद किया जो बाहर मर रहे थे। सिद्धू ने ऐशबोर्न का हाथ पकड़ लिया। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे मेरे लोग चाहिए। ऐशबोर्न का शरीर काले धुएं में बदलने लगा और सिद्धू के अंदर समाने लगा। अच्छा चुनाव है। आज से कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई क्वेस्ट नहीं होगा, कोई लेवल अप नहीं होगा, क्योंकि तुम अपनी सीमा, लिमिट पार कर चुके हो। तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। सिस्टम डिलीट हो रहा है। पूर्ण शक्ति, फुल पावर अनलॉक। वापस युद्ध के मैदान में। विक्रम शर्मा जमीन पर पड़े थे। उनका एक हाथ कट चुका था। बीस्ट मोनार्क उनके ऊपर खड़ा था, आखिरी वार करने के लिए। आखिरकार यह ड्रामा खत्म हुआ। बीस्ट मोनार्क हंसा। अचानक सिद्धू की लाश, जो खून के तालाब में पड़ी थी, उससे एक काली तरंग पल्स निकली। धुप धुप। यह दिल की धड़कन थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं। बीस्ट मोनार्क रुका। यह क्या है? सिद्धू का शरीर हवा में उठने लगा। उसके घाव काले धुएं से भर गए और गायब हो गए। उसकी आंखें खुलीं। इस बार वे लाल या नीली नहीं थीं। वे पूर्ण अंधकार थीं, जिनमें बैंगनी लपटें जल रही थीं। सिद्धू ने अपने होठ खोले। उसकी आवाज में हजारों आत्माओं की गूंज थी। जागो अराइस। यह कोई साधारण अराइस नहीं था। यह शैडो मोनार्क का आदेश था। पूरी दुनिया की परछाइयां खींचकर वाशिंगटन में आ गईं। सिद्धू की सेना, दक्ष, भैरव, टैंक, दंतक, कैसल सब वापस आ गए। लेकिन इस बार वे बड़े थे। उनका कवच नया था। उनकी ताकत एस रैंक से कहीं ऊपर, नेशनल लेवल थी। और उनके साथ हजारों नए सैनिक थे जो अब तक सिस्टम में लॉक थे। 1 लाख छाया सैनिकों ने पूरे शहर को घेर लिया। फ्रॉस्ट मोनार्क कांपने लगा। यह वो है। ऐशबोर्न।
वह वापस आ गया। बीस्ट मोनार्क भी पीछे हट गया। उसे अब अपनी शिकारी वाली प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, चेतावनी दे रही थी, भागो। सिद्धू जमीन पर उतरा। वह अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी गोद में लिटाया। आराम करो पापा, सिद्धू ने उनके माथे पर हाथ रखा। अब मैं संभाल लूंगा। सिद्धू बीस्ट मोनार्क की तरफ मुड़ा। तुमने मेरे दिल में 5 छेद किए थे। सिद्धू गायब हो गया। वह बीस्ट मोनार्क के ठीक सामने प्रकट हुआ। बीस्ट मोनार्क ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं तुम्हारे 5 टुकड़े करूंगा। रायप। सिद्धू ने बीस्ट मोनार्क का हाथ उखाड़ दिया। मोनार्क चीखा, लेकिन सिद्धू ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। फ्रॉस्ट मोनार्क ने पीछे से हमला किया। उसने बर्फ के सैकड़ों उल्कापिंड, मीटियोर्स, गिराए। सिद्धू ने मुड़कर देखा भी नहीं। दक्ष, संभालो। दक्ष, जो अब मार्शल रैंक का था, हवा में उड़ा और अपनी तलवार के एक वार से सारे उल्कापिंड काट दिए। सिद्धू बीस्ट मोनार्क को पीट रहा था। हर मुक्का एक भूकंप ला रहा था। तुम खुद को राजा कहते हो? बैम। तुम बस एक जानवर हो। बैम। बीस्ट मोनार्क ने भागने की कोशिश की। उसने एक पोर्टल खोला। मैं वापस आऊंगा। सिद्धू ने अपना कासाका का खंजर, जो अब काला हो चुका था, फेंका। खंजर बीस्ट मोनार्क की पीठ में लगा और उसे पोर्टल से बाहर खींच लाया। सिद्धू उसके ऊपर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ से बीस्ट मोनार्क का सिर पकड़ा। कोई वापसी नहीं है। सिद्धू ने अपनी नंगी ताकत से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शत्रु परास्त। अब कोई लेवल अप मैसेज नहीं आया, क्योंकि सिद्धू मैक्स लेवल पर था। फ्रॉस्ट मोनार्क अकेला बचा था। वह डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। सिद्धू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मेरे पिता को जमाया था। सिद्धू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्किल, ड्रैगन स्फीयर। फ्रॉस्ट मोनार्क का शरीर जम गया डर से। सिद्धू ने उसके सीने में अपनी काले बादलों की तलवार उतार दी। ठंड कैसी लग रही है? फ्रॉस्ट मोनार्क राख बनकर बिखर गया। युद्ध खत्म हो गया था। शहर खंडहर था, लेकिन शांत था। सिद्धू अपने पिता के पास वापस गया। विक्रम शर्मा आखिरी सांसें ले रहे थे। सिद्धू, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया है न? सिद्धू ने उनका हाथ पकड़ा। हाँ पापा, आपने मुझे बचा लिया। विक्रम ने सिद्धू के गाल को छुआ। अपनी मां का ख्याल रखना और माफ करना कि मैं देर से आया। विक्रम शर्मा का हाथ नीचे गिर गया। उनका शरीर धीरे धीरे चमकती हुई धूल में बदल गया और हवा में घुल गया। रूलर्स के दूत होने के कारण उनकी लाश नहीं बची। सिद्धू वहां खड़ा था, आंसुओं के साथ, लेकिन एक नई ताकत के साथ। थॉमस आंद्रे, जो बेहोश था, और एडम वाइट दूर से देख रहे थे। वे समझ गए थे, अब दुनिया में कोई नेशन या गिल्ड नहीं बचा था। अब सिर्फ एक ही शक्ति थी, शैडो मोनार्क। सिद्धू ने अपनी सेना को वापस बुलाया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे पता था कि अभी और भी मोनार्क्स बाकी हैं, ड्रैगन मोनार्क अंतर्स। लेकिन अभी उसे घर जाना था। उसने कैसल ड्रैगन को बुलाया। चलो, भारत चलते हैं। जब सिद्धू भारत लौटा, तो वह वही पुराना सिद्धू नहीं था। उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस, ही इतनी भारी थी कि कमजोर लोग उसके पास खड़े भी नहीं हो पाते थे। उसने अपनी मां को गले लगाया। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा, पापा ने तुम्हें याद किया था।
और अपनी बालकनी पर खड़े होकर सिद्धू ने रात के आसमान को देखा। उसकी परछाई में भैरव खड़ा था। भैरव, मेरे राजा, आगे क्या आदेश है? सिद्धू की आंखें बैंगनी चमक उठीं। तैयारी करो भैरव, अब हम रक्षा नहीं करेंगे, अब हम युद्ध करेंगे। आखिरी युद्ध, द फाइनल वॉर। सिद्धू भारत लौट आया था, लेकिन जो सिद्धू गया था और जो वापस आया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस, इतनी भारी थी कि सामान्य लोग उसके पास सांस भी नहीं ले पाते थे। उसे अपनी शक्ति को लगातार दबाकर सप्रेस रखना पड़ता था। सोलो गिल्ड के ऑफिस में आर्यन गोयनका ने नोटिस किया कि सिद्धू अब जमीन पर नहीं चलता। वह जमीन से आधा इंच ऊपर तैरता रहता है। भाई, आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं? सिद्धू ने खिड़की से बाहर देखा। मैं ठीक हूं आर्यन, बस दुनिया अब बहुत छोटी लग रही है। सिद्धू अपनी माँ और बहन के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास वक्त कम है। तभी उसे एक कॉल आया। चाहत खन्ना, एस रैंक हंटर, सोलो गिल्ड की सदस्य। सर, क्या आज आप फ्री हैं? गिल्ड का कुछ काम नहीं है, बस। सिद्धू समझ गया। उसने अपनी काली जैकेट उठाई। हौस खास विलेज, शाम 6 बजे। मैं आ रहा हूं। यह कोई गिल्ड मीटिंग नहीं थी, यह एक डेट थी। हौस खास के डियर पार्क में वे दोनों टहल रहे थे। चाहत ने एक सिंपल ड्रेस पहनी थी, वह हंटर कम और एक आम लड़की ज्यादा लग रही थी। लेकिन सिद्धू, वह अपनी परछाइयों को छिपा नहीं पा रहा था। सर, चाहत ने रुककर पूछा, आपके अंदर से बहुत उदासी महसूस हो रही है। अमेरिका में क्या हुआ? सिद्धू ने एक पेड़ की छाया को देखा। मैंने अपने पिता को अलविदा कहा, चाहत, और मैंने अपनी इंसानियत को भी अलविदा कह दिया। चाहत ने सिद्धू का हाथ पकड़ लिया। आप अभी भी इंसान हैं सिद्धू, क्योंकि एक राक्षस कभी किसी के साथ पार्क में टहलने नहीं आता। सिद्धू ने चाहत की तरफ देखा। उसे ऐशबोर्न पूर्व सम्राट की चेतावनी याद आई, जो हमारे करीब होते हैं वो खतरे में रहते हैं। सिद्धू ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन चाहत ने कसकर पकड़ लिया। मुझे मत छोड़ना, चाहत ने कहा। मैं एस रैंक हूं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। सिद्धू मुस्कुराया, एक बहुत ही दुर्लभ असली मुस्कान। ठीक है, अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। दूर झाड़ियों में छिपा भैरव बरू यह देखकर आंसू बहा रहा था, परछाई रूप में। ओह, मेरे राजा का प्रेम प्रसंग कितना अद्भुत है। सिद्धू ने मन में कहा, चुप रह कीड़े। डेट अच्छी चल रही थी कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। दिल्ली के ऊपर का नीला आसमान धीरे धीरे बैंगनी पर्पल हो गया। हवा रुक गई, पक्षी उड़ना भूल गए। लोग ऊपर देखने लगे। एक विशालकाय गेट खुल रहा था। यह अब तक का सबसे बड़ा गेट था। इसका आकार पूरे नई दिल्ली शहर जितना बड़ा था। यह गेट नहीं था, यह एक रास्ता था। सिर्फ दिल्ली नहीं, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, पेरिस, बीजिंग, दुनिया के हर बड़े शहर के ऊपर एक विशालकाय गेट खुल गया था। कुल 8 गेट्स। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, कयामत का दिन आ गया है। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोवर्धन दास ने सिद्धू को कॉल किया। सिद्धू, यह क्या है? हमारे स्कैनर्स इसे माप नहीं पा रहे। सिद्धू ने आसमान की तरफ देखा। उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं। यह डंजन नहीं है चेयरमैन,
यह युद्ध का निमंत्रण है। सिद्धू ने चाहत को घर भेजा और खुद एक सुनसान जंगल अरावली के पीछे में गया। उसे अपनी सेना को पूरी तरह तैयार करना था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई में कोई हलचल हो रही है, कोई ऐसा जो अब तक सोया हुआ था। एशबोर्न ने अपनी सेना सिद्धू को दी थी, लेकिन उसका सबसे वफादार सेनापति अभी तक बाहर नहीं आया था। सिद्धू ने हाथ फैलाया। बाहर आओ। महासेनापति ग्रैंड मार्शल। जंगल की जमीन फट गई। काले धुएं का एक ऐसा बवंडर उठा जो आसमान छू रहा था। उस धुएं के बीच से एक योद्धा बाहर निकला। उसके 4 पंख 4 विंग्स थे। उसका कवच किसी प्राचीन धातु का बना था। उसके हाथ में एक लंबी लहरदार तलवार विप्सवोर्ड थी। वह विकराल बेलियन था। वह सिद्धू के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके पीछे हजारों की तादाद में मूल छाया सेना, ओरिजिनल शैडो आर्मी थी। मैं विकराल छाया सम्राट की सेवा में उपस्थित हूँ। सिद्धू की पुरानी सेना, दक्ष, भैरव, टैंक भी बाहर आ गई। भैरव, पूर्व चींटी राजा, ने विकराल को देखा। भैरव को हमेशा लगता था कि वह सिद्धू का सबसे वफादार और ताकतवर सेवक है, लेकिन विकराल की ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा थी। भैरव ने फुफकार मारी। नया है, इसे अपनी जगह दिखानी होगी। भैरव आगे बढ़ा। मैं राजा का बायां हाथ हूं। तुम कौन हो? विकराल ने शांति से उत्तर दिया। मैं वो हूं जो राजा के दाएं हाथ पर खड़ा होता हूं। सिद्धू एक चट्टान पर बैठ गया। उसे पता था यह होने वाला है। ठीक है, सिद्धू ने कहा। तय कर लो। जो जीतेगा वो सेना का लीडर होगा। भैरव ने एक भयानक चीख मारी, कीक। उसका आकार बढ़ गया। उसके पंजे तेज हो गए। वह अपनी पूरी एस रैंक जनरल लेवल ताकत के साथ तैयार था। विकराल ने अपनी तलवार निकाली। वह बिल्कुल शांत था। जंगल का सन्नाटा टूटने वाला था। भैरव गायब हो गया। वह ध्वनि की गति से भी तेज था। स्लैश। उसने विकराल की गर्दन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन विकराल ने अपनी तलवार को हिलाया भी नहीं। उसने अपने पंख से भैरव के वार को ब्लॉक कर दिया। विकराल की तलवार, जो एक कोड़े की तरह मुड़ सकती थी, ने सांप की तरह हरकत की। विप। भैरव को पता भी नहीं चला और वह हवा में उड़ गया। भैरव जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। कीड़े, मुझे कमजोर मत समझो। भैरव ने स्केल ग्लटेनी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी ऊर्जा को दोगुना कर लिया। वह फिर से लपका। इस बार उसने हजारों आफ्टर इमेजेस बनाई। वह हर दिशा से विकराल पर हमला कर रहा था। सिद्धू देख रहा था। भैरव मजबूत है, लेकिन विकराल, वह एक अलग ही स्तर पर है। विकराल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बस अपनी तलवार को हवा में नचाया। क्रैक, बूम, स्विश। हर वार सटीक था। भैरव के हर हमले को काट दिया गया। अंत में विकराल ने अपनी तलवार को सीधा किया और भैरव के सीने पर तान दिया। तुम तेज हो, विकराल ने भारी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे हमलों में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है। भैरव हार मान गया। वह जमीन पर लेट गया। मैं हार गया। राजा। सिद्धू नीचे उतरा। उसने भैरव के सिर पर हाथ रखा। निराश मत हो भैरव, तुम अभी भी मेरे लिए खास हो। सिद्धू ने घोषणा की। महासेनापति ग्रैंड मार्शल विकराल बेलियन। मार्शल दक्ष इग्रिस। मार्शल भैरव बरु।
अब उसके पास 3 महायोद्धा थे जो किसी भी नेशनल लेवल हंटर को अकेले हरा सकते थे। सिद्धू को याद आया कि अमेरिका में उसे एक उपहार मिला था। कामिश केमिश, मानव इतिहास का सबसे भयानक ड्रैगन, जिसे सालों पहले मारा गया था। उसकी लाश से एक रूनस्टोन मिला था। सिद्धू ने उस पत्थर को निकाला। स्किल, ड्रैगन की दहाड़, ड्रैगन्स क्राई बटा रॉथ ऑफ केमिश। सिद्धू ने पत्थर को तोड़ा। एक लाल ड्रैगन की आत्मा सिद्धू के अंदर समा गई। अब उसके पास एक ऐसा हमला था जो पूरी सेना को एक बार में राख बना सकता था। युद्ध शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे। सिद्धू घर गया। उसने मां के हाथ का खाना खाया। अदिति के साथ लूडो खेला। उसने किसी को नहीं बताया कि यह शायद आखिरी बार हो। रात को जब सब सो गए, सिद्धू ने घर के चारों तरफ अपनी परछाइयां तैनात कर दी। मेरी गैरमौजूदगी में एक पत्ता भी अंदर नहीं आना चाहिए। अगली सुबह गेट्स खुलने वाले थे। पूरी दुनिया की सेनाएं गेट्स के नीचे तैनात थीं। सिद्धू ने टीवी पर देखा। हर देश अपनी अपनी रक्षा में लगा था। लेकिन सिद्धू जानता था कि असली हमला कहाँ होगा। चीन, चाइना। वहां सबसे बड़ा गेट खुला था और वहां से ड्रैगन सम्राट की सेना आने वाली थी। मुझे वहां जाना होगा। गेट्स खुल गए। राक्षस बाहर निकलने लगे। अमेरिका और जापान में तबाही मच गई। लेकिन सिद्धू वहां नहीं गया। उसने अपनी छाया सेना के टुकड़ों को अलग अलग देशों में भेज दिया। भैरव को उसने भारत की रक्षा के लिए छोड़ा। दक्ष को उसने अमेरिका भेजा। और खुद वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलने के लिए चीन की तरफ उड़ गया। चीन का आकाश जल रहा था। हजारों ड्रैगन गेट से बाहर निकल रहे थे। वे आग बरसा रहे थे। और उन सबके बीच एक लाल बालों वाला आदमी हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में दुनिया को जलाने की प्यास थी। वृत्र बटा अंतर्स, विनाश का सम्राट, ड्रैगन मोनार्क। उसने सिद्धू को अपनी तरफ आते देखा। स्वागत है, छाया सम्राट। चलो इस दुनिया को राख करते हैं। सिद्धू चीन के रेगिस्तान में उतरा। उसके सामने वृत्रा की विनाश सेना, आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, थी। लाखों ड्रैगन मैन और राक्षस। वृत्रा हंसा। तुम अकेले हो? सिद्धू ने अपना हाथ जमीन पर रखा। नहीं। उसकी परछाई पूरे रेगिस्तान में फैल गई। राइज अराइस, 1,30,000 छाया सैनिक। और उनके सबसे आगे खड़े थे विकराल। दोनों सेनाएं टकरा गईं। यह नजारा किसी पौराणिक कथा जैसा था। काला धुआं, शैडोज बनाम लाल आग, ड्रैगन्स। विकराल ने अपनी तलवार से एक बार में 100 ड्रैगन काट दिए। दंतक टास्क ने पीछे से गुरुत्वाकर्षण जादू, ग्रेविटी मैजिक डालकर उड़ने वाले ड्रैगन को जमीन पर पटक दिया। टैंक ने अपनी विशाल काया से आग के हमलों को रोक लिया। सिद्धू और वृत्रा हवा में मिले। सिद्धू के पास काले बादलों की तलवार थी। वृत्रा के पास ड्रैगन टूथ स्वॉर्ड। क्लैंग। पहली टक्कर से ही आसमान फट गया। शॉकवेव इतनी तेज थी कि नीचे लड़ रही सेनाएं भी हिल गईं। वृत्रा, तुम्हारे पिता ने अच्छी कोशिश की थी। लेकिन तुम सच में मजबूत हो। सिद्धू, बातें कम कर। लड़। वृत्रा को एहसास हुआ कि इंसानी रूप में वह सिद्धू को नहीं हरा सकता। बहुत अच्छा। तो देखो मेरा असली रूप। रुआर। वृत्रा का शरीर फटने लगा। वह एक विशालकाय लाल रंग के ड्रैगन में बदल गया। वह इतना बड़ा था कि सिद्धू उसके नाखून के बराबर लग रहा था। यह है विनाश का असली चेहरा। उसने मुंह खोला और सृष्टि की आग, ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, छोड़ी।
आग सिद्धू की तरफ आ रही थी। यह आग कुछ भी मिटा सकती थी। सिद्धू के ड्रैगन काइजेल ने अपने मालिक को बचाने के लिए बीच में आने की कोशिश की, लेकिन वृत्रा की आग के सामने काइजेल की कोई औकात नहीं थी। काइजेल का एक पंख जल गया। वह चीखता हुआ नीचे गिरा। सिद्धू को गुस्सा आ गया। तूने मेरे ड्रैगन को मारा। सिद्धू ने अपनी सारी परछाइयों को अपने पास बुलाया। उसने अपने चारों तरफ अंधकार का एक विशाल कवच बना लिया। वह खुद एक छायादानव शैडो टाइटन बन गया। अब लड़ाई बराबरी की थी। विशालकाय छाया इंसान बनाम विशालकाय लाल ड्रैगन। वे एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे। हर मुक्का परमाणुधर। भारत में गेट्स से राक्षस बाहर आ रहे थे। भैरव बरू अकेले हजारों से लड़ रहा था। वह गिल्ड ऑफिस के सामने खड़ा था, जहां सिद्धू का परिवार छिपा था। भैरव का एक हाथ कट चुका था। उसका शरीर घायल था, लेकिन वह हट नहीं रहा था। राजा ने आदेश दिया है, कोई नहीं घुसेगा। भैरव ने अपनी चीख से और दुश्मनों को बुलाया। आओ, मेरे पास आओ। उन्हें मत छुओ। वापस चीन में। सिद्धू को पता था कि वह वृत्रा को ताकत से नहीं हरा सकता। वृत्रा अनंत विनाश के लिए बना था। सिद्धू ने अपनी तलवार फेंक दी। वृत्रा हैरान था। हार मान ली। सिद्धू ने वृत्रा के ड्रैगन रूप के सीने पर छलांग लगाई। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। सिद्धू ने वृत्रा को जकड़ लिया। उसने स्केल ड्रैग इनटू शैडोज का इस्तेमाल किया। वह वृत्रा को अपने अनंत अंधकार वाले आयाम में खींचने लगा। वृत्रा घबरा गया। नहीं, तुम मुझे वहां कैद नहीं कर सकते। वृत्रा ने अपनी आग से खुद को जलाना शुरू कर दिया ताकि सिद्धू उसे छोड़ दे। सिद्धू का कवच पिघल रहा था। उसकी त्वचा जल रही थी, लेकिन सिद्धू की पकड़ ढीली नहीं हुई। मेरे साथ चल। नर्क में तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी। ये शासक रूलर्स के दूत थे। उन्होंने देखा कि वृत्रा कमजोर पड़ गया है। उन्होंने अपने भालों स्पीयर्स से हमला किया। हजारों सुनहरे भाले वृत्रा के ड्रैगन शरीर में घुस गए। वृत्रा ने खून की उल्टी की। धोखेबाज। वृत्रा ने आसमान की तरफ देखा। फिर उसने सिद्धू को देखा। हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। छाया सम्राट। वृत्रा का शरीर राख बनकर बिखर गया। वृत्रा मर चुका था। युद्ध खत्म हो गया था। शासकों के दूत सिद्धू के पास आए। धन्यवाद छाया सम्राट, तुमने दुनिया को बचा लिया। सिद्धू जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर आधा जल चुका था। उसने दूतों को देखा। बचा लिया? सिद्धू ने अपनी जली हुई उंगली से उस शहर की तरफ इशारा किया जो राख हो चुका था। लाखों लोग मर गए। मेरा देश जल रहा है। मेरे पिता मर गए। क्या इसे तुम बचाना कहते हो? सिद्धू खड़ा हुआ। मुझे एक और मौका चाहिए। मुझे समय को पीछे ले जाना है। टर्न बैक टाइम। मुझे प्याला चैलाइस ऑफ रीबर्थ का उपयोग करना है। दूत चौंक गए। समय पीछे ले जाना?